बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिसाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई शदीद तरीन, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाकया अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदोरफ्त करते हैं उनको रोका जाए, जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पे कर रहे हैं और फायरिंग के वाकयात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है, यानी अगर आप आबना हुर्मुज से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में, जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाजों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज है जो आबना हुर्मुज के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज इनको नुकसान पहुंचा और वो यहां से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुर्मुज में धमाकों की इतला भी दी है। वहां पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है जो आबना हुर्मुज के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहां पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं और ईरानी मुसल्लह फौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुर्मुज में। और इसराइली जरिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुर्मुज में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है, और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुर्मुज में दाखिल होने वाले एक और जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सिरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फिजाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फौजी जहाजों पर हमला किया जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाजों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुर्मुज से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने एक आजी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वे कहते हैं कि ईरानी फौज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के जरिए बहुत जबरदस्त किस्म का अटैक किया और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका, यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। भारत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई, और दूसरी जानिब धमाकों की आवाजें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी ईरान, क्योंकि वहां पे बम मार रहा था। तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पे खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेट के मुंह से भी सुना और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी, और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए, और उन्हें इस बात की समझ आ गई कि ईरान को मारेंगे तो वो वापस मारेगा, और आबना हुर्मुज को ताकत के साथ अमेरिका तो खुलवाने से रहा।
कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक मिलकर आपने हुर्मुज को ताकत के बलबूते पर नहीं खुलवा पाएंगे। ये पूरी दुनिया से प्रेशर डालना पड़ेगा, खासतौर पे चाइना और रशिया इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन चाइना और रशिया ये समझते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादती की है और ईरान ने जो किया वो अपने दिफा के अंदर किया है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हुआ और एबीसी न्यूज ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब कि ईरान के साथ हमारी किसी किस्म की जंगबंदी खत्म नहीं हुई और जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीकी हमलों की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह बस प्यार भरा एक धक्का है। ये नहीं, हमने अलकायदा पुश किया, ये प्यार भरा धक्का है, ये कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की। उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है, जरा आप ये देखिए। यहां पे मेरे पास एक खबर है और सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है। ये ऐसा नहीं है कि ये खबर बिला वजह ऐसे फैल गई या किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर से निकली या कोई ईरान का दावा, नहीं। ये सीआईए का एक दावा है और उनकी रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल मीडिया में छप चुकी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट में एक इंकशाफ हुआ है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के पास अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे बाकी हैं, बरकरार हैं। इसको जरा आप समझिए। ईरान ने जितने मिसाइल चलाए या अमेरिका ने ईरान के जितने मिसाइल तबाह किए या जितनी मिसाइल साइट्स के ऊपर अटैक किया, वो सारा मिलाकर ईरान का जो टोटल मिसाइलों का नुकसान हुआ है, जो चला दिए, जो जाया हो गए, जो तबाह हो गए, वो है 30% और बाकी जो बच गए हैं वो 70% है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और है, लेकिन सीआईए की रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट कुछ और कह रही है कि ईरान के पास कम से कम अपना 70% जखीरा बाकी है मिसाइलों का। और मिसाइलों को चलाने के लिए जो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, याद रखिए वो एक जगह से मिसाइल नहीं चलाता, वो उनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं जो मूव करते हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में। वो एक हमला किसी और एरिया से करते हैं, दूसरा कहीं और से करते हैं, तीसरा कहीं और से करते हैं। इसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को मुश्किल होती है कि ये पता करने में कि ये अगला हमला किस जगह से करने वाले हैं और हमने किस जगह पे काउंटर करना है। ये ईरान की एक कामयाबी, उनकी स्ट्रेटजी है। उनके मुल्क का रकबा बहुत बड़ा है तो उन्होंने इससे फायदा उठाया। तो जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं मिसाइल चलाने वाले, वो 75% अभी ईरान के बरकरार है, सिर्फ 25% उनके जाया हुए, जबकि 70% उनके मिसाइल भी बरकरार है। और सीआईए की इस रिपोर्ट में एक और दावा भी किया गया कि ये जो जंगबंदी का टाइम है, इसमें ईरान ने बड़ी तेजी से अपनी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको बहाल किया, बल्कि जो उनके मिसाइल कुछ हद तक तबाह हुए थे उनकी मुरम्मत भी की, उनको ठीक किया और उसके अलावा दोबारा से अपनी प्रोडक्शन भी कई चीजों में उन्होंने शुरू कर दी। जैसे कि वो ड्रोन बनाते हैं, वो मिसाइल्स बनाते हैं। ईरान किसी और से नहीं खरीदता, टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो खुद इसको बनाते हैं। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में पूरी एक फौज है ईरान के पास इंजीनियर्स की, जिनमें लड़के लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, और वो दिन रात काम करते हैं। और वो इसको ऐसे जंगलों की तरह वो काम करते हैं क्योंकि उनकी जंग बहुत बड़े मुल्क के साथ है और ना ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। तो फिर अगर वो ये इतना सा काम नहीं कर सकते, यानी तहरीक चलानी है आसिम मुनीर के खिलाफ, नाम सेक्टर कमांडर का नहीं ले सकते, ये बहुत जरूरी है। अगर तो इन्होंने इस सिस्टम को टैकल करना है तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि जो तुम्हें धमकी दे वापस धमकी दो उसको, जो तुम्हें डराए उसको एक्सपोज करो। इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे। तो सुहेल अफरीदी साहब को कम से कम यहां पे स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक इजलास बुलाना चाहिए सूबाई असेंबली का, वहां पे करारदाद भी आनी चाहिए, सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सके। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी। तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। देखिए, सुहेल अफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। अब जब सुहेल अफरीदी ने ये नाम लिया था ना, अब मुझे वहां पे सहाफियों ने 1-2 चीजें बताई। उन्होंने कहा अब सुहेल अफरीदी ने ये नाम लिया ना कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी लगाई है, तो बाद में पीटीआई के लोग पीछे आए सहाफियों के और उन्होंने बाद में कहा, सफाइयां देते रहे कि जनाब ये तो मुंह से निकल गई बात, स्लिप ऑफ टंग हो गई, हम ये बात करना नहीं चाहते थे, हमारे मुंह से ये बात निकल गई। भाई निकल गई है तो अब उसके ऊपर पैरा दें और आप बताएं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस वक्त किया और उस पर कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए। एक और चीज मैं सुहेल अफरीदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और वो इस बात पे तवज्जो दें। मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ज्यादा लोगों ने और बार बार ये बातें बताई हैं, अलग अलग सोर्सेज ने ये बातें बताई हैं कि अब्दुल हादी उर्फ पतंग और एक हैं जनाब नवीद साहब जो इनके भाई हैं सुहेल अफरीदी के, और एक इदरीस साहब है जो गालिबन इनके चचा हैं।
मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अभी तहरीक का टाइम है, आप इन पे नजर रखें और ना सिर्फ इनके ऊपर नजर रखें बल्कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये लोग लगातार जो कर रहे हैं वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। ये लोग सुहेल अफरीदी के रिश्तेदार हैं, अब्दुल हादी उर्फ पतंग हैं, इदरीस नामी है उनके चचा है गालबन, फिर एक उनके भाई भी हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा उन्हें, उनका करियर अभी शुरू हुआ है। उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार पागल हो गए थे, अंधाधुंध वो पैसा बनाने के चक्कर में वो अजीब तरीके से लग गए थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, हमने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को ये चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी, इस पे वो तवज्जो दें, वरना उनके लिए ना मुस्तकबिल में बड़े मसाइल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए अपने भाई को, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, तो रात हो गई अब तो एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब की उनकी बहनों से। सारी कोशिशें करके उन्होंने देख ली, ये कैद तन्हाई खत्म नहीं हो रही, ना ही अदालत कोई सहूलत दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, सारे इकट्ठे हुए, फिर एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया जब अदालत ने एक तारीख दे दी कि ठीक है जी हम ये केस लगा देते हैं इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, कैद तन्हाई के हवाले से। तो मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक शख्स ने फैसला किया हुआ कि मैंने मुलाकात नहीं होने देनी, तो कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई पार्लिमान, कोई वजीर आजम, कोई कैबिनेट मेंबर, कोई अवामी एहतजाज दबाव, कोई चीज जो है, कोई लॉ बुक वो उसको वायलेट नहीं कर सकती जो फर्द वाहिद का हुक्म है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तानी निकलेंगे और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। अब ये क्योंकि जश्न की रात होती है, वैसे ही पाकिस्तानी निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जितने ज्यादा नजर आएंगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ शहरों में निकली है और किस तरीके से वो एहतजाज भी कर रही है और इमरान खान साहब के हक में एहतजाज भी कर रही है और साथ में अपनी जश्न आजादी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो ये 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को निकलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है। एक और चीज नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये इधर सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े जबरदस्त वकील हैं, बड़ी शानदार इनकी वकालत है, बड़ा लंबा इनका करियर है और लड़ाई इनकी हो रही है मिशाल यूसुफजई से। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये किस लेवल पे क्या लड़ाइयां चल रही हैं। इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ने अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में खेल खेले हैं, अजीबोगरीब ही सूरत हाल पाकिस्तान में रहती है। ये मिशाल यूसुफजई का ये सलमान अकरम राजा साहब का बनता है उनके साथ लड़ना, या ये लड़ाई बनती नहीं है। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फैसला करें। माजी में भी उन्हें कहा गया फैसला करो, वो फैसला नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को शायद सियासत की इस बात की समझ ही नहीं आई कि जितना ज्यादा आप गुंजाइश निकालते जाते हैं उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होती जाती है। तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों आगे आमने सामने खड़े हुए और पाकिस्तान का मीडिया इनको दिखा रहा है। आप दोनों की औकात का, दोनों की हैसियत का फर्क चेक करें, दोनों की उम्र का और तजर्बे का आप फर्क चेक करें। एक तरफ कहां पे पाकिस्तान का शानदार वकील, जिसका पाकिस्तान में आप टॉप 10 वकला के अंदर आप नाम ले सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वकला में भी शानदार है और उसकी अपनी एक करैक्टर भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खातून जिन्हें हम कल तक जानते भी नहीं थे और उनकी कोई स्ट्रगल भी नहीं है और उनके पीछे कुछ डेप्थ भी नहीं है। लेकिन आप गौर कर लें कि चल क्या रहा है। तो ये सलमान अकरम राजा साहब को ये चीजें बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए थी। लाहौर टाउनशिप में नाज़रीन एक वाकया हुआ, 2 खवातीन को पकड़ के लाया गया चोरी के इल्जाम में। दोनों खवातीन की वीडियो भी है, वो ठीक थी, फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, थाने में दोनों मर गई और फिर पुलिस ने क्या किया कि भारी नफरी के साथ उनको उनके आबाई इलाके में पहुंचा के दफना दिया जबरदस्ती। और पुलिस ने कहा कि बिल्कुल किसी की आवाज बाहर ना निकले। पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया वो तरीका ही बहुत अजीबोगरीब था। इससे पहले 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ इसाक डार के खानदान ने रेप करवाया लाहौर के अंदर। इसाक डार की फैमिली ने 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ यहां पे लाहौर के अंदर रेप करवाया था उनके नवासे ने, और वो बड़ा खौफनाक एक केस था और बड़ी ज्यादती हुई उस केस के अंदर। तो एक तो ये केस आपको याद होगा, अभी ये 2 खवातीन है, ये थाने में जाती है, पता नहीं इनके साथ थाने में ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों मर गई और दोनों के बारे में कहा गया दोनों हार्ट अटैक से मर गई और दोनों नौजवान खवातीन थी, दोनों चोरी का इल्जाम था, दोनों एक साथ हार्ट अटैक से कैसे मर गई। वहां क्या हुआ ऐसा थाने में, किसने कुछ किया या कौन था वहां पे, क्या कोई बासर आदमी था, क्या देख लिया था उन खवातीन ने या क्या उनके साथ किया गया था कि फिर वो जिंदा नहीं रह पाई दोनों। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए ऑर्डर दिया गया, अब देखते हैं उनको जबरदस्ती दफनाया गया है, दोबारा उनको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, चेक किया जाएगा इन खवातीन के साथ हुआ क्या। देखिए खवातीन को टिकटॉकर ने कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, लेकिन आप गौर करें कि रेड लाइन नहीं है। सूबाई वजीर इत्तलात जो है वो लगातार 9 महीनों से अदालत उसे बुला रही, 9 या 11 महीने हो गए अदालत उसको बुला रही है कि और आकर स्टेटमेंट दो फलक जावेद के खिलाफ, जो भी आपका केस है आकर पेश हो जाओ यहाँ पे।
वो लगातार 8-9 महीनों से, या 11 महीने थे या 9 महीने थे, वो लगातार ये कह रही है कि जी मैं नहीं आ सकती, मेरी जान को खतरा है। आप अंदाजा करें कि एक सूबाई वजीर है, सूबाई दारुल हुकूमत में एक अदालत में पेश होना है और वहां उसकी जान को खतरा है। यही सूबाई वजीर सड़कों पे जो है वो गालम गलोच करती फिरती थी, कभी पुलिस को धक्के, कभी इधर लड़ाइयां, कभी उधर लड़ाइयां, तब तो जान को खतरा नहीं था। आज इक्तदार में है, आज खवातीन इनकी रेड लाइन है और जान को खतरा है, एक अदालत में पेश नहीं हो सकती। आप अंदाजा करें आम खवातीन की क्या हालत होगी इस सूबे के अंदर, जब एक जो है प्रोविंशियल मिनिस्टर, जिसके पास बहुत सिक्योरिटी होती है, जिसके बाद इक्तदार है, वो अपने आप जाली सही लेकिन है तो नहीं, इक्तदार तो है ना, जाली इक्तदार के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो सकती कि मेरी जान को वहां पे खतरा है। अंदाजा करें आप, ये है